Hello. Good evening, sir. Without अब तक क्लास से रिलेटेड No, sir. ओके सो हमने लास्ट क्लास में एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स डिफाइन किया था ट्रायंगल लॉ पॉलीगन लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। मैं उससे रिलेटेड एक टर्म आपको बताना भूल गया लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ट्रायंगल लॉ जब हम यूज़ करते हैं उसके बेस पे हेड एंड टेल के बेस पे, तो एक टर्म आपका ऐसा हो सकता है कि एक हेड एंड टेल ऐसे है, एक हेड एंड टेल इस तरह है और एक हेड एंड टेल इस तरह है। क्या दूसरा ऐसा हो सकता है कि एक इस तरह वेक्टर हो, एक इस तरह वेक्टर हो और एक इस तरह से वेक्टर हो। तो इसमें दो कंडीशन, अगर तीनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम सेम है, ठीक, तो इन तीनों का रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता है। तो इसमें हम कोई रिजल्टेंट डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इसमें कौन सा रिजल्टेंट है। बट अगर तीनों का ओरिएंटेशन सेम सेम नहीं होगा तब उसमें हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए रूल होता है सिंपल, मैंने कहा था जहाँ कहीं पे हेड एंड टेल जॉइंट हो उसके जस्ट ऑपोजिट वेक्टर आपका रिजल्टेंट की तरह बिहेव करेगा। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। सो यहाँ पे सी ए प्लस बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट के लिए हम इस तरह से कब डिफाइन कर सकते हैं कब डिफाइन नहीं कर सकते हैं, आप याद रखिएगा। ओके, अब रिजल्टेंट के बाद हमने रिजल्टेंट के बेस पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सीख लिया था एंड वो किस एंगल पे इंक्लाइंड होगा ये चीज कैलकुलेट करना सीख लिया था। ठीक है, अब देखिए एक टर्म होता है, सपोज कर लीजिए मेरे पास रिजल्टेंट ए प्लस बी इसके इक्वल हो सकता है, या मेरे पास रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इसके इक्वल हो सकता है। तब इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। एंड अगर मैं इसके लिए रिजल्टेंट यूज करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे माइनस है इसलिए। अब देखिए R1 और R2 फर्दर को अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं किसके लिए, फॉर आइडेंटिकल वेक्टर, तो मान लीजिए आपके पास ए एंड बी आइडेंटिकल हो, ठीक, या फॉर इक्वल वेक्टर अगर मैं बात करूं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, तब ये टर्म अगर इक्वल वेक्टर के लिए कैलकुलेट कीजिएगा तो ये ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर कॉस थीटा रूट अंडर, एंड यहाँ पे ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी वन प्लस सिंपल कॉस थीटा रूट अंडर। उसी तरह अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा रूट अंडर। ठीक, अब इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकता है, तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया था तो वहाँ पे डबल एंगल के लिए कुछ रिलेशंस लिखाए थे। ठीक, मैं पहले बताया था उसके बाद इसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक, एक टर्म था cos 2 थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको ब्रेक करूं एक बार साइन के टर्म में एक बार cos के टर्म में, सो वी कैन राइट इट एज cos of twice theta is 1 minus 2 times of sin square theta। यहाँ पे मैंने cos को sin के टर्म में ब्रेक कर दिया, या नहीं तो दूसरा मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos theta is 2 times of cos square theta minus 1। ठीक, ये समझ आया? ओके, अब मेरे Yes, sir. पास इस 1 को एंड cos थीटा को एक तरफ रखना है, तो sin 2 स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाइए। सो 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे एंगल 2 थीटा है। सो अगर मैं इसी टर्म को ऐसे लिखूं थीटा बाई 2, तो ये टर्म 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। एंड अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 1 को सही ले जाइए, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे भी एंगल थीटा है तो यहाँ पे एंगल 2 थीटा, तो अगर मैं इसको हाफ एंगल टर्म कन्वर्ट कर दूं तो ये टर्म 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने रिलेशन डिफाइन किया कि 1 प्लस कॉस थीटा सिंपली 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल होता है, एंड 1 माइनस कॉस थीटा सिंपली 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल होता है।
इन दोनों वैल्यूज को पिछले वाले टर्म में पुट कर दूं। देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है एंड देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे लिख सकते हैं R1 की वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स ऑफ A एंड यहाँ पे प्लस था तो ये फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होल रूट अंडर 2 टू द 4 उसका रूट आता है 2 A स्क्वायर का रूट आ जाता है A एंड cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के लिए सिंपली cos थीटा बाई 2 एंड अगर मैं माइनस के टर्म में लेता विच इज R2 तब ये वैल्यू हो जाती है 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर टाइम्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट अंडर तभी पूरी वैल्यू आती है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2। तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया कि अगर आइडेंटिकल वेक्टर हो तो आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर देते उस पर्टिकुलर रिजल्टेंट के फॉर्मूला, ठीक है। नहीं तो आप सिंपली पिछले वाला फॉर्मूला अप्लाई करके तब सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिए, ये डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रखिए इसके बेस पे। अगर रिजल्ट याद रखते हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा उसको सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कीजिए पहले यहाँ से। यहाँ तक लिख लें। Sir, एक सेकंड. Yes, sir. आलिया आपने लिख लिया? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन करिए। Yes, sir. ओके, आलिया डन? Yes, sir. ओके, तो हमने रिजल्टेंट निकालना सीख लिया फॉर आइडेंटिकल वेक्टर्स के लिए क्या हो सकता है, ठीक है। अगर मैं सेम टर्म डायरेक्शन डिफाइन करूं, ठीक, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला था tan बीटा इज a b टाइम्स sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। सो इसको अगर ब्रेक करूं a एंड b अगर आपस में इक्वल हो जाए तो a टाइम्स ऑफ sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस a टाइम्स cos थीटा, a कैंसिल आउट, सो ये टर्म आ जाता sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। इसको आप 2 थीटा के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, सो वी कैन राइट इट सिंपली sin थीटा बाय 2 टाइम्स cos थीटा बाय 2। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा। तो यहाँ पे एंगल डबल होता है तो ये एंगल हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा होता तो थीटा बाई 2 इसके टर्म में मैंने ये लिख दिया डिवाइड बाय, यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है जो मैंने पीछे डिराइव किया था, सो डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 2 कैंसिल आउट, cos theta cancel out, so we're left with sin theta by 2 divided by cos theta by 2. Sin upon cos is simply tan theta by 2. So यहाँ पे रिलेशन था आपका tan बीटा, so simply बीटा is equals to theta upon 2 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से कंक्लूड कर लिया कि आइडेंटिकल वेक्टर के लिए जो रिजल्टेंट होता है उनके एंगल बाइसेक्टर के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ये दोनों पार्ट प्रूव करना भी है कि रिजल्टेंट ऑफ एनी आइडेंटिकल वेक्टर अगर वो डिफरेंस ऑफ वेक्टर हो तो 2 टाइम्स ऑफ a sin थीटा बाई 2 के इक्वल होता है, या अगर मुझे सम कैलकुलेट करना हो तो उसके बेस पे
एंड जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा उसके इन बिटवीन या एंगल बाइसेक्टर के बीच में डिफाइन करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यस सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस सर। आलिया आपने किया? ओके, अब देखिए इसको यूज कैसे कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं टर्म्स बताता हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास स्पेस गिवन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, y एक्सिस, x एक्सिस। अगर मैं स्पेस में कोई भी एक पॉइंट लूँ, ठीक है, सपोज कर लीजिए कोई ये पॉइंट मैंने लिया, ठीक, एंड कोई दूसरा पॉइंट मैंने ये लिया। तो किसी भी एक पॉइंट के लिए अगर आपको पोजीशन फाइंड आउट करना है फ्रॉम ओरिजिन, तब उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जो डिस्प्लेसमेंट बताता है उस पर्टिकुलर पार्टिकल का फ्रॉम ओरिजिन। तो मान लीजिए आपके पास पॉइंट ये था, इस पॉइंट को आप मान लीजिए ए, जिसका पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन अगर मैं डिफाइन करूं तो उसको बोल सकते हैं r1। तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर व्हिच गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस फ्रॉम ओरिजिन। उसी तरह मैंने कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया, उस पॉइंट को आप b मान लीजिए एंड इसको आप r2 कंसिडर कीजिए। तो a से b तक अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो एरो में ऐसे ड्रॉ कर लूँ एंड इसको d मान लूँ। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं पोजीशन वेक्टर। एक वेक्टर जो किसी भी पॉइंट के पोजीशन को या उसके डिस्प्लेसमेंट को फ्रॉम ओरिजिन अगर बताता हो तो उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे मैंने दो पोजीशन वेक्टर माने हैं r1 एंड r2। अब उनके बीच का अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है d, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे देखिए क्या तीनों एरो सेम डायरेक्शन में अलाइंड है या डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइंड है? अगर डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइंड है तो इन तीनों में रिजल्टेंट कौन बिहेव करेगा, बता सकते हैं? सर R2 बिहेव करेगा रिजल्टेंट। बहुत अच्छे, चेक कीजिए जहाँ पे हेड एंड टेल हो, यहाँ पे उसके जस्ट ऑपोजिट वेक्टर आपका रिजल्टेंट होगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस D अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। मुझे कैलकुलेट करना था D, सो R1 उससे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो D इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी भी दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करना हो तो उनके पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो R फाइनल माइनस R इनिशियल गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू डिफरेंट पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब मुझे इसके बीच चूंकि डिफरेंस है तो डिफरेंस के लिए अगर रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होता तो सेम रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करता, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। एंड देन अगेन अगर r1 r2 इक्वल होता तो 2a टाइम्स sin थीटा बाय 2 जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था वो कैलकुलेट करते। अब देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। आपको ये बोलेंगे कि सपोज कर लीजिए कोई एक क्लॉक है, ठीक, एंड उस क्लॉक में मिनट हैंड, सेकंड हैंड किसी भी बारे में पूछ सकता है। वो स्टार्ट किया किसी इस पॉइंट से, तो 20 मिनट्स कवर करने में उसके टिप का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये कैलकुलेट कीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इफ द लेंथ ऑफ मिनट हैंड of a clock is 10 centimeter, find displacement of its tip in 20 minutes। तो पहले 20 मिनट्स का मतलब समझिए। ठीक, स्टार्ट किया किसी इस पॉइंट से, दैट इज 12। 20 मिनट कब हो सकता है? जब वो किसी इस पॉइंट तक मूव ऑन कर जाए, दैट इज 4। तभी तो बोलते हैं 20 मिनट में कवर किया, बोल सकते हैं। यस सर।
अब इसके बीच में कितना एंगल डिफाइन किया हम वो कैलकुलेट करते हैं। एंड क्या ये दोनों वेक्टर डिफरेंस ऑफ वेक्टर की तरह बिहेव करेगा या सम ऑफ वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, हम वो चेक करते हैं। इसको मान लीजिए आप ओरिजिन, इस टिप को आप वेक्टर मान लीजिए r1, इस टिप को एक वेक्टर मान लीजिए r2। आपको टिप टू टिप कैलकुलेट करना है, दैट इज इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसको आप एरो मान लीजिए इस तरह। तो इसको सिंपली लिख सकते हैं डी। डी के लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर रखा है, डिफरेंस। यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज मैं क्या बोल सकता हूँ, R1 का मैग्नीट्यूड R2 के मैग्नीट्यूड के आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और इसको सिंपली रेडियस बोल सकता हूँ। बोल सकता हूँ यहाँ पे। तो सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज कर सकता हूँ, D शुड बी इक्वल्स टू 2R sin थीटा बाय 2, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डिफरेंस ऑफ वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, एंड R1 R2 आइडेंटिकल वेक्टर है, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता हूँ। अब आपसे नेक्स्ट कंडीशन पूछूंगा, इसमें एंगल कितना बनता होगा। तो आप ये देखिएगा, क्लॉक में टोटल कंप्लीट 12 डिवीजन होता है, और कंप्लीट मेरे पास एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। डिवाइड बाय 12, 12 थ्री ज़ा, मतलब एक डिवीजन 30 डिग्री का होगा। तो 4 डिवीजन टोटल कितने कितने एंगल का होगा, 120। सो आपको थीटा की वैल्यू पता है, रेडियस दैट इज लेंथ ऑफ मिनट हैंड की वैल्यू पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिप कैलकुलेट हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, कितना आता है आंसर आपका। सर इसमें रेडियस कितना है? रेडियस दे रखा है ना, लेंथ ऑफ मिनट हैंड दैट इज। ओके। पहले सॉल्व हो गया। sin 60 की वैल्यू बता सकते हैं आप? साइन 60 रूट टू बाय थ्री। रूट 3/2। रूट थ्री बाय टू। सर इसका आंसर 20√3 है। नहीं, थोड़ा गलत हो गया। 2 r is 10, sin 60 that is रूट 3/2, 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका 10√3 आ जाएगा। यस सर। आया दीदी? यस सर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। एक मैं आपको थोड़ा सा अच्छा से क्वेश्चन करता हूँ। आपको बोले, if the resultant of two unit vector at a particular angle is also a unit vector. If one vector is reversed, find magnitude of new resultant. एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की।
सर आपने एंगल के बाद क्या लिखा है? एंगल इज At a particular angle is also a unit vector. Now, if one of the vector is reversed, find magnitude of new resultant. सर ये वाला नहीं हो रहा है। देखिए, मैंने कहा कि किसी भी दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर है, मतलब r उसकी वैल्यू भी 1 है और a और b उसकी वैल्यू भी 1 है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज। तो आइडेंटिकल वेक्टर की तरह इसको बिहेव कर सकते हैं। यस सर। तो आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, r is equals to 2a times cos theta by 2. r and a cancel out, so ये उससे जाकर डिवाइड में, तो 1 by 2 is equals to cos theta by 2. cos की वैल्यू 1 by 2 की साइन के लिए होता है, तो आप बोलिएगा 60 डिग्री के लिए, which is equals to cos theta by 2. So simply theta is equals to 120 degree. मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज डिफाइन भी किया था कि अगर दो वेक्टर आइडेंटिकल हो तो उसका रिजल्टेंट उसी के इक्वल तब हो सकता है जब एंगल 120 डिग्री होगा। ये रिलेशन यहाँ तक फर्स्ट पार्ट आ गया। अब कहता है कि एक वेक्टर को मैंने रिवर्स कर दिया, तो सपोज कर लीजिए कि फर्स्ट वेक्टर आपका इधर है और सेकंड वेक्टर आपका इधर था, ताकि इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री। तो अगर मैं इस वेक्टर को रिवर्स करूंगा तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये एंगल अब कितना हो जाएगा? हेलो, यस सर। मैंने पहले a लिया था इधर एंड ये b लिया था इधर, अब b की वैल्यू को रिवर्स कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ b। तो ये एंगल कितना आएगा यहाँ पे? तो 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो अब रिजल्टेंट की वैल्यू r is equals to 2 times of a cos theta by 2. The 2 a is unit vector having magnitude 1 and theta becomes 60 degree. Cos 60 by 2 30, cos 30 is root 3 by 2. So 2 and 2 gets cancel out. So इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी root 3 यूनिट। ऐसा मुझे यस सर। आइए, आपको समझ आया? यस सर। नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। अब देखिए, इसके बाद एक अनदर टर्म हम डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं लेमीज थ्योरम। एक्चुअली लेमीज थ्योरम आपको लॉज ऑफ मोशन में पढ़ना है एंड उसका कुछ इम्पैक्ट आपको यहाँ पे भी डिफाइन करना है। जैसे रिजल्टेंट का मेरे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रूट में वैल्यूज होती है, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है? रूट की वैल्यू में भी कुछ भी आ सकती है, तो इससे ज़्यादा आसान है कि कुछ ऐसा रिलेशन हो जिसमें रूट रूट सॉल्व करना ना हो एंड डायरेक्टली फ्रैक्शन के बेस पे चीज़ें सॉल्व हो जाएं, तो ज़्यादा आसान हो सकता है। तब उसके लिए हम एक नेक्स्ट कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक? सपोज कर लीजिए आपके पास फर्स्ट वेक्टर ये था, सेकेंड वेक्टर आपका b, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक? एंड इनका रिजल्टेंट सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये r। अब मैंने क्या किया था, इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी यहाँ से यहाँ तक एंड इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया था, इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक, ठीक? जब मैंने रिजल्टेंट डिराइव किया था उसके बेस पे, तब यहाँ पे मेरे पास ये r है
ये ए है एंड ये बी है। आपके पास ये एंगल था बीटा, ये एंगल था थीटा, आप इस एंगल को मान लीजिए फाई। इसकी नेमिंग ए बी सी एंड यहाँ पे डी। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं सी से इस पर्टिकुलर आर पे, और इस पॉइंट को आप बोल दीजिए ई। ये मेरे पास परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ठीक। ये मेरे पास डॉट डॉट लाइन है इस तरह। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा। पहला, अगर मैं ट्रायंगल लूं, ट्रायंगल सी ई डी, इस ट्रायंगल में देखिए बीटा है एंगल, उसके सामने परपेंडिकुलर सी है एंड हाइपोटेन्यूज ए है। सो अगर मैं साइन ऑफ बीटा कर लूं विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ CE is equals to A times sin beta, लिख सकता हूँ। यस सर। अगेन देखिए इस ट्रायंगल में, ठीक, इन ट्रायंगल CEA, वहां पे देखिए एंगल फाई है एंड उसके परपेंडिकुलर CE है एंड उसका हाइपोटेन्यूज B है। सो अगेन sin phi is equals to perpendicular over hypotenuse. So CE is equals to B times sin phi. आलिया यहाँ तक समझ आया? अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम सेम है। यस तो मैं सर। इक्वेट कर सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ a टाइम्स ऑफ साइन बीटा कैन बी रिटन एज b टाइम्स ऑफ साइन फाई। b को नीचे ले जाइए, a को उस साइड ले जाइए, तो सिंपली आपका रिलेशन आ जाएगा साइन बीटा अपॉन b इज इक्वल्स टू साइन फाई अपॉन a। आपका फर्स्ट रिलेशन हो गया। इसको यूज करना एंड इसको लर्न करना मैं आपको सिखाऊंगा। अभी बस समझिए कि ये कैसे मैं डिराइव करता हूँ, ताकि आपको बाद में सिर्फ रटने के लिए ना बोलूँ, आपको चीजें याद रहनी चाहिए कैसे मैंने कैलकुलेट करके निकाला था। अब दूसरा देखिए, इन ट्रायंगल अगर मैं ए बी सी बोल दूँ, तो ये हाइपोटेनस है, इस थीटा के ऑपोजिट ए बी है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। So AB is equals to B times sin theta. ठीक, यहाँ तक कोई डाल? नो सर। अब देखिए अगेन, अगर मैं ट्रायंगल लूं A, B एंड D, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने, तो sin बीटा is equals to perpendicular AB upon hypotenuse R। आलिया मैं इतना लिख सकता हूँ। Yes, sir. सो यहाँ से मैं AB की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, तो AB शुड बी इक्वल्स टू R टाइम्स ऑफ sin बीटा। अब अगेन देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम सेम है, तो राइट हैंड साइड इक्वेट कर दीजिए। therefore r times of sin beta should be equals to b times of sin theta। b को नीचे ले जाइए, r को से ले जाइए, so sin beta over b is equals to sin theta over r, लिख सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए कुछ कॉमन है कुछ कॉमन। तो साइन बीटा बाय बी। सो मैं दोनों को कंबाइन करके लिख सकता हूँ साइन फाई बाई ए sin beta by b is equals to sin theta by r। तो अगर आपको a b एंड थीटा या फाई या बीटा, इन दोनों में से कोई भी एक एंगल आपको पता हो, तो बाकी सारी चीजें मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ विदाउट सॉल्विंग अंडर रूट चीजें। आया समझ? Yes, sir. यस सर। तो इसलिए शायद ये सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू स्क्वायर रूट सॉल्व करना। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर मैं इसको शॉर्टकट तरीके से सिखाता हूँ लर्न कैसे करेंगे इसको।
Yes, sir. No, sir, बस 1 मिनट. Yes, sir. Okay. अभी किसको याद कैसे रखिएगा, तो मैं आपको तरीका सिखाता हूँ. आपके पास यहाँ पे वेक्टर था ए, ये वेक्टर था यहाँ पे बी, एंड इन दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर था आपके पास आर. अगर आप एंगल को देखिए बीटा, तो बीटा मेरे पास ये है, उसके ऑपोजिट जो साइड है वो कौन सा है, बी है. ठीक. उसी तरह आप एंगल थीटा देखिए, तो थीटा आपके पास ये था, या ये बोल दीजिए. इन दोनों एंगल के लिए, क्योंकि साइन 60 डिग्री एंड साइन 120 डिग्री दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होती है, तो साइन थीटा लूं या साइन उसका सप्लीमेंट्री 180 माइनस थीटा लूं, दोनों की वैल्यू सेम होती है. इसलिए अगर मैं थीटा यहाँ पे लिख लूं या अगर मैं 180 थीटा यहाँ पे लिख लूं, इन दोनों के लिए साइन की वैल्यू सेम होती है. तो जस्ट इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, उसके अपोजिट वेक्टर आर. एंड थर्ड, यहाँ पे एंगल मेरे पास था 5, उसके अपोजिट मेरे पास साइड कौन सा है, डी. यहाँ पे रिलेशन देखिए, जो भी मैं साइन की वैल्यू ले रहा हूँ उसके ऑपोजिट का वेक्टर ले रहा हूँ, जो भी मैं साइन की एंगल ले रहा हूँ उसके ऑपोजिट का वेक्टर, जो भी एंगल उसके ऑपोजिट का वेक्टर. तो आप इसको यूज करना समझ आया. तो आप क्या लीजिएगा, साइन किसी पर्टिकुलर एंगल को लूँ तो जस्ट उसके ऑपोजिट वाला जो वेक्टर होगा उसके मान ढूंढ लीजिए, मतलब उन दोनों का रेशियो हर तीनों क्वांटिटी के लिए कांस्टेंट होगा. और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लिमीज थ्योरम बोलते हैं. आई बस समझ. Yes, sir. ओके. सर तो अब थ्योरम का नाम एक और बार रिपीट कर दीजिए. लिमीज थ्योरम, LAMI apostrophe S थ्योरम. मैं इस चीज को आगे पढ़ाऊंगा जब मैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, वहां पे भी सेम रिजल्ट आएगा, बट वहां पे फोर्सेस के लिए डिफाइन होगा. एंड फोर्स इटसेल्फ यस एक सर. वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी उसको यूज करना सिखा दिया आपको. यहाँ तक कोई डाउट? नो सर. आपको एनसीईआरटी बुक में इसी मतलब इसी एडिशन ऑफ वेक्टर के बाद ये लिमिट थ्योरम बताया गया है, एंड से बेस्ड आप एक एग्जांपल भी क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए बेहतर है कि आप यहीं पे इसको सीखिए. अब हमने एडिशन करना सीख लिया. ठीक. तो एडिशन की इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी थी एंड उसके बेस सॉल्व करना था. अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, जब मैंने ऐड करना सीख लिया तो मुझे रिजल्टेंट पार्ट अगर गिवन हो तो उसको ब्रेक करना भी हमें आना चाहिए. ठीक. एंड दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन बोलूं या स्प्लिटिंग बोलूं, दोनों का मतलब सेम. ठीक. तो आप बोलिएगा किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट कितने हो सकते हैं उन सारे कंपोनेंट में ब्रेक करना, उस ब्रेकिंग या स्प्लिटिंग को हम रेजोल्यूशन फैक्टर बोलते हैं. ठीक. तो रेजोल्यूशन फैक्टर का मतलब द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर into their component is called resolution factor. यहाँ तक बात सुन रहे हैं? यस सर. अब इसको रिजॉल्व किस किस तरह से कर सकते हैं, तो मैं आपको 2-3 मेथड बताता हूँ. ठीक है. सबसे आसान पहले 2 डायमेंशनल ट्रैकिंग अगर मैं करता हूँ उसके बेस पे. सपोज कर लीजिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड आपको कोई वेक्टर दे रखा है ओरिजिन से किसी पॉइंटर इन द फॉर्म ऑफ एरो. सपोज कर लीजिए उसको ई. तो हमने ये कहा था कि एरो की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करती है. तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर के पास उसको डिफाइन करेगा. सिमिलरली इस वेक्टर से एक मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो वो डिफाइन करेगा इस वेक्टर के पास वाई कंपोनेंट कितना है उसको डिफाइन कर सकता है. तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया,
along x axis, perpendicular ड्रॉ कर दिया along y axis। तो सिंपली यहाँ से यहाँ तक जो ये लेंथ थी वो उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल, तो उसको a मॉड लिख सकते हैं, ये सिंपली a बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए वेक्टर किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो इसके पास दो कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट एंड यहाँ से y कंपोनेंट। अब मुझे x एंड y की वैल्यू निकालने विद रिस्पेक्ट टू a। तो आप देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दूं, पहला sin थीटा व्हिच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो ay is equals to a times sin theta। सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए cos थीटा अप्लाई कर दूं, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज इक्वल्स टू a times cos थीटा। तो हमने बेसिकली क्या किया, a मुझे गिवन था, थीटा गिवन था, तो मैंने उसका x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट सॉल्व कर लिया। इससे पीछे मुझे x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट गिवन था, तो उसके बेस पे मैं रिजल्टेंट a कैलकुलेट कर रहा था एंड उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहा था। आई बात समझ? यस सर। अब मुझे a गिवन है एंड थीटा गिवन है, तो उसके बेस पे ax एंड ay मतलब उसके कंपोनेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने हैं उसको डिफाइन कर दिया। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। ओके, अब इसको आप याद कैसे रखिएगा, तो आप बोलिएगा जो भी रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव करेगा या वो एक रिजल्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। एंगल जिसके साथ होगा वो एडजेसेंट टर्म हमेशा बेस की तरह बिहेव करता है, तो उसके साथ हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट जस्ट उसके परपेंडिकुलर होता है ऑन ऑपोजिट साइड एंड उसके साथ हमेशा साइन कंपोनेंट आता है। तो रेजोल्यूशन के लिए हम सिंपल ये याद रखते हैं कि वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाता है वो एडजेसेंट साइड की तरह बिहेव करता है एंड उसमें हमेशा कॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसका ऑपोजिट टर्म हमेशा उसके परपेंडिकुलर, तो उसको हमेशा साइन मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह हम टू डायमेंशन में किसी वेक्टर को रिजॉल्व या स्प्लिट अप कर सकते हैं। फिर आप नो सर। इसको लिख लीजिए, मैं आपको कुछ सॉल्व करके बताता हूँ अलग अलग प्रॉब्लम्स। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं जो आपने लास्ट स्टेटमेंट कहा था? तो इससे आपकी मैंने कहा आवाज़- कि कोई भी वेक्टर जैसे a है, ठीक है, वो हमेशा रिजल्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो उसके जो दोनों कंपोनेंट होंगे उसके दो आइदर साइड होंगे, ठीक, एंड वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होगा क्योंकि x एक्सिस एंड y एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जो भी एंगल के एडजेसेंट होगा वो हमेशा बेस कंपोनेंट की तरह बिहेव करेगा एंड उसके साथ हमेशा कॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड दूसरा वाला टर्म परपेंडिकुलर उसके साथ हमेशा साइन मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा समझ? यस सर। लिख लिया? यस सर। आ लिया? यस सर। ओके, अब देखिए इसको रिजॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, सिंपल पेंडुलम उस पर बेस्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास तो एक पेंडुलम है जो वर्टिकल के साथ किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक? ये मान लीजिए कोई वर्टिकल लाइन है, ये मेरे पास सपोर्ट है जिसके ऊपर ये पेंडुलम अटैच है। इसके साथ कोई एक बॉब अटैच होगा, ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉब है जिसके पास अपना कुछ मास m होगा, ये किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइन इस तरह से मान लीजिए। आपको बोलेगा कि इस बॉब पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उनके कंपोनेंट को ब्रेक कीजिए। तो सबसे पहला पार्ट आप ये करिएगा कि उस बॉब के ऊपर एक वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जो भी अर्थ के सरफेस के अराउंड होगा उसके ऊपर एक वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी एक्ट करती होगी। बॉब का अपना कुछ मास m, ग्रेविटी डाउनवर्ड,
सो इस पे फोर्स एक्ट करता होगा mg। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. अब मुझे क्या करना है, उसके कंपोनेंट रिजॉल्व करने हैं। तो कंपोनेंट रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक लाइन वर्टिकल लाइन है एंड ये एक स्लैंट रेज है। इस स्लैंट रे को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये लाइन एंड ये लाइन पैरेलल, ये बीच में ट्रांसवर्सल, तो ये थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं Yes, यहाँ पे। sir. अब मैंने कहा कि किसी भी वेक्टर के जो दोनों कंपोनेंट होते हैं वो आइदर साइड होते हैं एंड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक कंपोनेंट आपका ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट इस साइड लाई करेगा एंड ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। अब मैंने दूसरी बात ये बोली थी कि जो भी एंगल के एडजेसेंट होगा उसमें हमेशा वेक्टर के मैग्नीट्यूड टाइम्स cos थीटा होता है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, mg, थीटा के एडजेसेंट ये वेक्टर, so this will becomes mg cos theta and the opposite term mg times sin theta। ये समझ आया? Yes, sir. यस सर। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। मैं आपको एक दूसरा मैं क्वेश्चन बताता हूँ। अगर आपको कोई इंक्लाइंड सरफेस दे रखा हो, इसको हम बोलते हैं वेज, ठीक। सपोज कर लीजिए कुछ इस तरह, इसके ऊपर मैंने कोई ब्लॉक प्लेस कर दिया। मान लीजिए आपके पास कोई ब्लॉक है जो कुछ यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक। इसका मास m है, ये मेरे पास एंगल यहाँ पे फाई दे रखा है। अब आपको बोले कि इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं एंड उसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे, ब्रेक करके दिखाएगा। तो सबसे पहली बात कि इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए वर्टिकली डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में, ठीक। सेकंड, इसे कंपोनेंट किसके साइड हो सकते हैं, तो पहले मैं इस फोर्स को बोल दूं mg। दूसरा जो फोर्स होगा इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, ताकि वो एंगल डिफाइन कर पाए। देखिए इस तरह, तो हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस डायरेक्शन में। अब देखिए ये एंगल मेरे पास फाई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आलिया? सर पाए। ये एंगल अगर आपके पास फाई है, ये एंगल अगर आपके पास 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 So माइनस 90 फाइव। minus pi, 5. अगेन चूंकि ये सरफेस इस पर्टिकुलर लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों एंगल का भी सम 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, साइन बोल सकता हूँ। Yes, sir. अब इसके बाद इसको हटा दीजिए। अब मुद्दे के बाद मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास कोई वेक्टर है, उसका एक कंपोनेंट ये आ गया, तो दूसरा कंपोनेंट किधर की तरफ लाई करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा। Sir, एक और बार repeat कर दीजिए. एक कंपोनेंट इस पर्टिकुलर वेक्टर का ये ब्लू लाइन है, तो सेकंड वेक्टर का मतलब जो उस वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट होगा, साइन कंपोनेंट या कॉस कंपोनेंट, वो किसकी तरफ लाई करेगा। तो मैंने पीछे बताया था कि दोनों जो एडजेसेंट कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं एंड आइदर साइड ऑफ द वेक्टर होते हैं। तो वेक्टर आपका जो mg है उसके आइदर साइड एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक कंपोनेंट आपका ये है, दूसरा कंपोनेंट मस्ट बी दिस। आई बात समझ? Yes, sir. बाकी सारे टर्म्स को मिटा दीजिए। अब इसके बाद वेक्टर के एडजेसेंट जो एंगल के साथ होता है उसके पास कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस और साइन। तो साइन. अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया था, देखिए जरा, वेक्टर एंगल जिसके साथ Yes, बनाता है वो हमेशा बेस कंपोनेंट एंड बेस कंपोनेंट में हमेशा कॉस आता है। yes, sir. आलिया आपको समझ आया? यस सर। तो मैं ये टर्म क्या बोल सकता हूँ, mg टाइम्स cos phi एंड ये टर्म मेरे पास क्या हो सकता है,
mg टाइम्स sin phi। तो होप के रिजॉल्व करना आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट रिजॉल्व करने में? नो इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस सर। सर बस एक मिनट। ओके डन। यस सर। यस सर। ये तो हमने 2 डायमेंशनल ब्रेकिंग कर ली। अब अगर मैं 3 डायमेंशनल ब्रेकिंग करूंगा तो वो कैसे? ठीक है, द नेक्स्ट splitting of vector into its coordinate axis x, y and z। तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं? देखो जिस तरह, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक क्यूबॉइड है। ये मान लीजिए z एक्सिस, ये मान लीजिए x एक्सिस, ये मान लीजिए y एक्सिस। मैंने कोई एक वेक्टर लिया जो ओरिजिन से इसे इस पॉइंट पे लाइन कर रहा है। ये मेरे पास ट्रायंगल है। तो इसको मैंने कहा x एक्सिस, ये मेरे पास कोई y एक्सिस एंड ये मेरे पास कोई z एक्सिस। ये मेरे पास कोई एक वेक्टर है a जो इन तीनों कोऑर्डिनेट के साथ या इन तीनों एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। अब देखिए जब एंगल बना रहा होगा तो उसके कुछ कंपोनेंट एग्जिस्ट करते होंगे। तो मैं ये कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक जो x एक्सिस के अलॉन्ग है इसको मैंने कहा ax एंड x एक्सिस के साथ ये वेक्टर कुछ एंगल बना रहा है सम एंगल अल्फा। बोल सकते हैं। उसी यस तरह मैं सर। दूसरा अगर मैं y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखूं, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक अलोंग y एक्सिस, तो इस कंपोनेंट को मैंने कहा ay, ये इस वेक्टर के साथ सम एंगल बीटा पे इंक्लाइन है। एंड थर्ड z एक्सिस के अलोंग, ठीक, मान लीजिए यहाँ से z एक्सिस के अलोंग यहाँ तक उसके पास कंपोनेंट है az एंड ये इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है गामा। तो मैंने किसी वेक्टर के 3 कंपोनेंट ax, ay एंड az लिख दिया। अगर मैं उसके वेक्टर के फॉर्म लिखूं, वेक्टर फॉर्म, तो a इज इक्वल्स टू x कंपोनेंट i कैप, y कंपोनेंट j कैप एंड z कंपोनेंट k कैप। अगर मुझे उसका मैग्नीट्यूड चाहिए सो रूट अंडर x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर एंड z कंपोनेंट का स्क्वायर। ये मेरे पास रिलेशन है। अब मुझे वापस मुझे उल्टा करना है। वेक्टर दे रखा है, एंगल दे रखा है, मुझे उसका कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। तो पीछे मैंने ये सीखा कि किसी भी वेक्टर को जब उसके एंगल के एडजेसेंट में फॉल कराता हूँ तो वो कंपोनेंट एडजेसेंट टू द एंगल हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। इतना हमने पढ़ा था पीछे। यस सर। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ax should be equals to a times of cos alpha। तो यहाँ से मुझे cos alpha की वैल्यू चाहिए तो ax अपॉन a बोल सकता हूँ। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। सिमिलरली y एक्सिस के साथ कितना एंगल ये बना रहा है? बीटा। सो यू कैन राइट इट एज ay is a times of cos beta or simply cos beta is equals to ay over a। एंड लास्ट अगर मैं z एक्सिस के साथ उसका एंगल देखूं तो वो गामा। तो az is equals to a times of cos gamma, so cos gamma is equals to az over a। तो यहाँ पे मैं तीनों एडजेसेंट कंपोनेंट ले रहा हूँ, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं ले रहा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ एडजेसेंट एंगल गिवन है उसके अकॉर्डिंग से। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर।
अब मैं इन तीनों के स्क्वायर का सम कर लूं तो क्या रिजल्ट देगा? तो देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज ax अपॉन a, तो ax स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, cos beta is ay square upon a square and cos gamma is az square upon a square. देख सकते हैं? Yes, sir. एलसीएम कर लीजिए, Yes. तो एलसीएम हो जाएगा a स्क्वायर, तो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर। ये पूरा जो न्यूमरेटर है वो एग्जैक्टली सेम इसके इक्वल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? Yes, sir. पूरी Yes. वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन a स्क्वायर, तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो हमने यहाँ से कंक्लूड कर दिया कि इन तीनों एंगल के कॉस स्क्वायर टाइम्स सम अगर करता हूँ तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। बट आपको जानबूझ के उल्टा रिलेशन बोलेगा, क्योंकि आप तो डेराइव कॉस के टर्म में बोलेंगे, आपको जानबूझ के साइन के टर्म में रिजल्ट देगा, बोलेगा कौन सा रिजल्ट सही है, इसको आप साइन के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। So cos square theta can be written as 1 minus sin square theta. So alpha के लिए लिख सकता हूँ 1 square 1 minus sin square alpha, बीटा के लिख सकता हूँ 1 minus sin square बीटा, गामा के लिख सकता हूँ 1 minus sin square गामा, एंड ये पूरा टर्म किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। बोल सकते हैं? Yes, sir. ये मैंने लिख दिया cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे, ये मैंने लिख दिया cos स्क्वायर बीटा की जगह पे, ये मैंने लिख दिया cos स्क्वायर गामा की जगह पे। अब देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा सबको राइट साइड ले जाइए। लेफ्ट साइड आपका बच जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज 3, राइट साइड आपका है 1, तो सॉल्व कीजिएगा तो 3 माइनस 1 विच इज 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा विच इज इक्वल्स टू 2। तो आपको रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन दोनों ही याद रखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपको रिजल्ट दे देगा, बोलेगा कौन सा रिलेशन सही होता है। यहाँ तक कोई डाउट? No, So, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको इसको बेस्ट कुछ क्वेश्चन देता हूँ आसान आसान से। yes, sir. आलिया आपने लिख लिया? no, sir, बस एक मिनट. Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इफ अ वेक्टर is inclined at 60 with x-axis, 45 with y-axis, find its inclination with z-axis। कोशिश करिएगा।
सर वो z के साथ 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। आपका आंसर आया होगा √1/4, तो उसका रूट कीजिएगा तो +-1/2 आएगा। स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, इसलिए आपको गामा की वैल्यू +-1/2 के टर्म में 60 डिग्री लिख सकते हैं एंड 120 लिख सकते हैं। यस समझ? यस आलिया आपसे सॉल्व हुआ था? आलिया नो सर नहीं हुआ था। देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सिंपली आपके पास वैल्यूज दे रखी हैं, उस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। cos square alpha which is 60 degree plus cos square beta which is 45 degree and cos square gamma calculate करना है is equals to 1. cos 60 degree 1/2 इसका square 1/4, cos 45 1/√2 इसका square 1/2 and cos square gamma is equals to 1. इन सबको राइट साइड ले जाइए। So cos square gamma is equals to 1 minus 1/4, 1 minus 1/2. एलसीएम कर लीजिए 4, 4 minus 1 minus 2, 1/4. यहाँ पे स्क्वायर है उससे जाएगा तो रूट अंडर, और रूट में जो वैल्यू होगी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी, तो कॉस का माइनस +-1/2, प्लस का मतलब 60 डिग्री, माइनस का मतलब 120 डिग्री, सो गामा शुड बी 60 डिग्री और 120 डिग्री। समझ आया? यस सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक, आपको कंपोनेंट दे रखा है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। तो पहला काम क्या कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट कैलकुलेट कीजिए। देन मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा था cos alpha is equals to ax upon a, तो वहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह बीटा की एंड उसी तरह गामा की। मैग्नीट्यूड कितना है इस वेक्टर का? सॉल्व हुआ या मैं सॉल्व करूं? सर सॉल्व कर दीजिए वाला होंगे। ओके, देखिए आपके पास गिवन क्या है, a in vector term is equals to √2 times I cap minus 2 times j cap minus √2 times k cap। सबसे पहली चीज आप मॉड ऑफ a कैलकुलेट कर लीजिए, विच इज रूट अंडर x कॉम्पोनेंट तो 2 हो जाएगा, y कॉम्पोनेंट 4 एंड z कॉम्पोनेंट 2। ये समझ आया? ये पूरी वैल्यू यस हो सर। जाती है 2 + 4 6 + 2 8, तो उसका रूट अंडर विच इज 2√2। अब मैंने आपको पीछे फॉर्मूला लिखाया था, देखिए देखिए यहाँ पे cos अल्फा कैलकुलेट करना है। cos अल्फा इज x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइड बाय its मैग्नीट्यूड। बीटा निकालना हो तो x y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइड बाय its मैग्नीट्यूड, एंड गामा कैलकुलेट करना हो तो z कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए।
So cos of alpha, which is equals to ax over a. Ax is √2 divided by 2 √2. √2 cancel out, 1 by 2, which is equals to cos 60 degree. So alpha is equals to 60 degree. बोल सकते हैं? Yes, sir. उसी तरह बीटा एंड उसी तरह गामा कैलकुलेट कर सकते हैं, बट देखिए यहाँ पे नेगेटिव है. cos beta is simply ay over a. Ay is -2 divided by 2 √2. 2 cancel out, so minus of 1 by √2. मैंने कहा था जब कभी भी कॉस के लिए टर्म दे रखा हो नेगेटिव में, तो आप नेगेटिव को छोड़ दीजिए, 1 by √2 की वैल्यू देखिए. 1 by √2 कितने एंगल के लिए आता है? 45 डिग्री के लिए. अगर नेगेटिव है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता होगा. सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता तो 135 डिग्री हो जाता ना. हाँ, तो इसलिए यहाँ पे बीटा इज 135. ऐसे यस सर. एंड उसी तरह आप गामा कैलकुलेट कर सकते हैं. आइए, आपको समझ आया? Yes, sir. आसान था ना? Yes, sir. यस. ओके, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? फिर एक मिनट. यस. अब देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि एक वेक्टर को मैं कितने कंपोनेंट में मैक्सिमम ब्रेक कर सकता हूँ. तो मैंने आपको पीछे दो अलग अलग तरीके सिखाए. एक तरीका सिखाया 2 डायमेंशन में, एक तरीका सिखाया 3 डायमेंशन में. तो क्या सिर्फ 3 ही कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, या सिर्फ 2 ही कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, या कितने कंपोनेंट में मैक्सिमम ब्रेक कर सकते हैं? तो इसका मैं रीजन समझाता हूँ कैसे ब्रेक करेंगे. जैसे मैंने आपको लिखा था कि y एक्सिस, z एक्सिस एंड x एक्सिस, ये आपके पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं. एंड वहां पे मैंने कोई एक वेक्टर लिया जो कि इस डायरेक्शन में अलाइन है. अब इस वेक्टर को देखिए, अगर मैं इस वेक्टर को अगर मैं x एक्सिस के ऊपर फॉल कराता तो कुछ एक पॉइंट पे आके फॉल करता. तो ये जो लाइन होती वो ax कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता. उसी तरह इस वेक्टर को अगर मैं y एक्सिस के ऊपर फॉल कराता तो इस पॉइंट पे आके फॉल करता. तो इसके साथ जो एंगल बनाता है वो बीटा होता. एंड उसी तरह इस वेक्टर को अगर मैं z कंपोनेंट को लॉन्ग फॉल कराता तो किसी इस पॉइंट पे आके फॉल करता. मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर एरो को वर्टिकली उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर फॉल कराइए तो जितना अमाउंट लेंथ जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसी को मैं कंपोनेंट बोलता हूँ उस पर्टिकुलर वेक्टर का. हो सकता है? यस सर. तो मेरे पास यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं. ठीक, तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि इस पर्टिकुलर वेक्टर का एक एंड ये है एंड दूसरा एंड ये है. अब इस एंड पॉइंट से उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए. तो ये जो प्रोजेक्शन होता है उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं उस पर्टिकुलर वेक्टर का. तो अगर मेरे पास इस लाइन से कितनी भी लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, जैसे जरूरी नहीं कि वो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं. आप यहाँ से ये लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक? आप यहाँ से ये लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड मल्टीपल लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, वो मे भी एक दूसरे के साथ 90 बना रहा हो ना बना रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. उन सारे अलग अलग लाइन के ऊपर अगर आपको प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है तो सारे लाइन के ऊपर आप वर्टिकल लाइन फॉल करा दीजिए. तो इसके ऊपर फॉल कराऊं तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉल करा सकता हूँ. किसी अगले के ऊपर अगर मुझे फॉल कराना हो तो यहाँ से इसके ऊपर 90 डिग्री फॉल करा सकता हूँ. तो वो उसके अलग अलग पॉइंट पे उसका प्रोजेक्शन उस लाइन के अलोंग डिफाइन कर सकता है. बोल सकता हूँ? यस सर. तो मैंने बेसिकली क्या किया, उस पर्टिकुलर वेक्टर के एरो हेड से उस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी. तो वहां से वहां तक जो लेंथ है या प्रोजेक्शन उस एक कंपोनेंट को डिस्क्राइब कर रहा है उस गिवन लाइन के अलोंग. तो मेरे पास किसी एक सिंगल पॉइंट से इनफिनाइट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ. इसलिए किसी गिवन वेक्टर को प्रोजेक्ट उन पर्टिकुलर लाइन पे इनफिनाइट तरह से कर सकता हूँ.
इसीलिए याद रखिएगा, a vector can be resolved into infinite lines, या infinite तरीके से मैं किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकता हूँ। समझ? तो इसीलिए Yes, sir. अगर आपको पूछे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम कितनी तरह से कर सकते हैं, तो बोलिएगा a vector can be resolved into infinite lines, या infinite तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत? No, sir. तो हमने रेजोल्यूशन करना सीख लिया, अलग अलग मेथड, ठीक है। तो ये मेरे पास था एडिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो उसका फर्स्ट ऑपरेशन था वो पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज प्रोडक्ट। तो वो कैसे कैसे करते हैं मैं आपको वो रिलेशन सिखाता हूँ। आलिया, यहाँ तक कोई डाउट आपको? No, sir. हेलो? No, sir. अच्छा, ठीक। एक चीज मैं आपको और एक टर्म बता दूं कि अगर आपको कभी गिवन हो इस तरह, कोई वेक्टर ए है, उसके कंपोनेंट दे रखे हों ए एक्स एंड ए वाई, एंड कोई दूसरा वेक्टर बी है, उसके कंपोनेंट दे रखे हों बी एक्स एंड बी वाई, अगर आपको सिंपली बोले इन दोनों को सॉल्व कीजिए, तो मैंने पीछे ऐड करना सीखा था एनालिटिकल मेथड से एरो के फॉर्म में, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर पॉलीगॉन लॉ। ये मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म है, इनको सॉल्व कैसे करेंगे अगर मुझे a प्लस बी करना हो। तो सेम जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, सेम उसी तरह यहाँ पे भी अप्लाइड होता है। या लाइक टर्म्स, अगर आपको रिलेशन याद है तो यहाँ पे भी सेम अप्लाई कर सकते हैं। लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे x component of first vector and x component of the second vector can be added or subtracted. तो इस तरह कार्टेशियन फॉर्म में मैं किसी दो वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ये भी लिख लीजिएगा, इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म मैं किसी दो वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करता हूँ। ये सिंपल वैल्यू हो जाती है ax bx टाइम्स i कैप एंड ay by टाइम्स j कैप। यहाँ तो कोई डाउट? No, sir. यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं आपको प्रोडक्ट सिखाता हूँ। Done? Yes, sir. Yes, आइए sir. लिखें। Yes, sir. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम किसी तरह से कर सकते हैं, तो मैं आपको तीन चार तरीके सिखाता हूँ। पहला होता है कि अगर मैं स्केलर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, मतलब सिंपली आपको नंबर गिवन होगा 2, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिंपली 2 3 ज़ा 6, तो सिंपली मैग्नीट्यूड चेंज करता है और उसके पास और दूसरी चीज़ कुछ नहीं होती, इसलिए इसका जो रिजल्टेंट होगा वो स्केलर होता है। मतलब स्केलर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो उसका रिजल्टेंट स्केलर होता है। दूसरा, अगर मैं स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक, कुछ रिलेशन। हमने कहा था कि कोई वेक्टर है ये, ठीक, उसको अगर मैं जस्ट एडजेसेंट स्लाइड करूं तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसका एरो हेड सेम डायरेक्शन में अलाइंड है, ठीक, एंड उसकी लेंथ दोनों सेम सेम है तो उसके बेस पर। बट अगर मैं उसकी लेंथ को एक्सटेंड करूं, ठीक है, कुछ इस तरह से, इसका क्या मतलब, तो ये मेरे पास कोई वेक्टर है ए, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक ए थी, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक उस लेंथ का डबल हो गई, तो उसका मैग्नीट्यूड 2a हो गया, एंड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो इसको हम सिंपली 2a बोल सकते हैं इस तरह। तो मैंने बेसिकली क्या किया, इस पर्टिकुलर वेक्टर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो मेरे पास 2 है वो सिंपली मैग्नीट्यूड है, कोई स्केलर नंबर है। तो स्केलर नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके लेंथ को एलोंगेट और कॉन्ट्रैक्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करता। इसीलिए जब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है,
तो वो itself एक वेक्टर होगा। इसीलिए मैं किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो सिर्फ वेक्टर होता है। उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है बट उसका डायरेक्शन को चेंज नहीं होता। आई बात समझ? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट टर्म हो सकता है कि अगर मैं किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो सकता है। ये मल्टीप्लिकेशन दो तरह से हो सकती है। एक मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, एंड एक मल्टीप्लिकेशन हो सकता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको जो पूरी फिजिक्स है जहाँ पे प्रोडक्ट और वेक्टर है वो इन्हीं दो प्रोडक्ट के बेस पर डिफाइंड होता है। डॉट प्रोडक्ट सिंपली स्केलर प्रोडक्ट होता है, मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो इन जनरल अगर मुझे स्केलर एंड वेक्टर के बीच में रिलेशन डिफाइन करना हो प्रोडक्ट का, तो ये चार तरह से हो सकता है। ठीक है, स्केलर इनटू स्केलर, स्केलर, स्केलर इनटू वेक्टर इज वेक्टर, एंड वेक्टर इनटू वेक्टर दो तरह से, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें डिटेल में जानना है कि डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं एंड क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं, तो मैं आपको वो सिखाता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट? नो नो सर। सर। ओके, इसको जल्दी से लिख लीजिए। यस सर। डन सर। ओके, फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के लिए पहले मैं बेसिक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है, फिर उसको अप्लाई कैसे करेंगे। ए डॉट बी, यहाँ पे डॉट लिखा हो तो उसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी टाइम्स कॉस थीटा। ये सिंपल फॉर्मूला होता है किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है। अब इस फॉर्मूले को सबसे पहली चीज हम किसी यूनिट वेक्टर के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। जैसे अगर मुझे आई डॉट प्रोडक्ट करना है आई वेक्टर के साथ, तो इसको लिख सकता हूँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई मॉड टाइम्स कॉस थीटा। आई एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ये भी आई यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड भी 1। आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरा वाला आई वो भी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये दोनों एक्स एक्सिस है वो सेम लाइन को बिहेव करेगा, इसलिए दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, एंड cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। तो 1 into 1 into 1 gives you 1। समझ आया? यस सर। So we can simply write it as the dot product of same vector, unit vector, I dot I, J dot J और K dot K, इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म, अगर मैं कोई भी अनदर वेक्टर के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं, जैसे I डॉट J, तो उसको लिख सकता हूँ मॉड ऑफ I मॉड ऑफ J टाइम्स cos थीटा। मॉड ऑफ I विच इज 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मॉड ऑफ J 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। I x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, J y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एंड दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए एंगल 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो पूरा टर्म 0। 0 मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर I डॉट J, J डॉट K और K डॉट I, ये पूरा टर्म कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आलिया यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अदिति? नो सर। तो हमने सिंपली डॉट प्रोडक्ट किसी यूनिट वेक्टर का कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपके पास जो वेक्टर था ए, उसके 3 कंपोनेंट हो सकते थे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। उसी तरह मेरे पास कोई बी है, उसके पास भी 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, आई जे एंड के। अब मुझे
दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है इस रिलेशन को फुलफिल करने के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे। ए डॉट बी, तो इसके 3 कंपोनेंट आई कैप, जे कैप, के कैप, डॉट विथ एक्स कंपोनेंट, y component and z component। अब आपको कुछ दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बेस पे, एक कंपोनेंट को लीजिए, तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरे कंपोनेंट को लीजिए, तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए, तीसरे कंपोनेंट को लीजिए, तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए। लिख सकता हूँ? यस। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x कंपोनेंट को लिया, उसके x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई i डॉट i, उसी तरह इसका x कंपोनेंट उसके y कंपोनेंट के साथ i डॉट j, x कंपोनेंट उसके z कंपोनेंट के साथ i डॉट k। उसी तरह इसका अगर मैं y कंपोनेंट लूँ x कंपोनेंट के साथ j डॉट i, ay by j डॉट j, एंड उसी तरह ay bz j डॉट k, and last z component k dot I, z component q dot j, and z component के साथ k dot। ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का, i dot I which is 1, i dot j 0, i जीरो। dot k 0, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। बोल सकते हैं? Yes, sir. यस सर। सेकेंड लाइन में देखिए j डॉट I 0, j डॉट j 1, j डॉट k 0, उसी तरह ये 0, ये 0, सिर्फ ये कंपोनेंट 1। तो इसको सिंपली पूरे सॉल्व करूं तो i डॉट I is 1, so we left with ax bx, ay by and az bz। तो अब मेरे पास एक रिलेशन आया, डॉट प्रोडक्ट हम जब करते हैं तो सेम कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाइड होता है, बाकी अदर कंपोनेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो x x के साथ मल्टीप्लाइड होता है, y y के साथ मल्टीप्लाइड होता है, एंड z z के साथ मल्टीप्लाइड होता है। है समझ? Yes, sir. यस सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक पहले। यस सर। आलिया आपने लिख लिया? Yes, sir. ओके अब मुझे ए डॉट भी पता है, मॉड कैलकुलेट करना हो, मॉड के लिए सिंपल फॉर्मूला जैसे हमने पीछे यूज किया था, रूट अंडर एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। उसी तरह मॉड ऑफ बी कैलकुलेट करना हो तो एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर एंड जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। तो इस तरह हम सारी चीजें सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया हमने, ये भी सॉल्व कर लिया। तो मैं यहाँ से अननोन टर्म कॉस थीटा जो गिवन होगा उसके बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए डॉट प्रोडक्ट हम सिंपली अप्लाई करते हैं जहाँ कहीं भी एंगल अननोन हो किसी भी दो वेक्टर के बीच में, उसको कैलकुलेट करने के लिए। उसके अलावा भी और भी डिफरेंट जगह इसका रिलेशन होता है, मेनली एंगल जहाँ पे भी कैलकुलेट करना हो आप डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। ठीक, इसके और भी एप्लीकेशन होते हैं, मैं आगे बताऊंगा। क्या तो बात सुनना है? यस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सपोज कर लीजिए आपके पास गिवन है इफ a इज इक्वल्स टू I प्लस 2j प्लस k एंड b इज इक्वल्स टू y प्लस j माइनस k। आपसे पूछिए फाइंड पहला a डॉट b, दूसरा
mod A, mod B एंड सारी वैल्यूज को पुट करके थीटा की वैल्यू क्या होगी आपको ट्राई कीजिए। पीछे आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया था, उन्हें सारे फॉर्मूले को पुट करिए, सॉल्व करिए। आइए सॉल्व हुआ आपसे। कर रही हूँ। अदिति आपसे सॉल्व हुआ फर्स्ट पार्ट, डॉट प्रोडक्ट कितना आया? मैं सॉल्व करूं? सर इस क्वेश्चन में डाउट। क्या डाउट बताइए। देखिए ए डॉट बी करना है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता था? आई आई के साथ मल्टीप्लाइड, जे जे के साथ मल्टीप्लाइड, के साथ मल्टीप्लाइड, उसके कोएफिशिएंट्स। तो आई यहाँ पे ए के लिए कितना है 1 और 1 बी के लिए कितना है 2, सो 1 into 2। सेकेंड पार्ट मेरे पास कितना है 2 into 2 1 into 1 एंड थर्ड पार्ट इज 1 into 1 minus into 1। minus तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 2 4 -1 which is 3। 3। आलिया आपसे इतना आया? सर मैं लंबी में करने लग गई थी, जो आपने बताया था ना ax bx फिर i के ऊपर लाइक एरो टाइप वो, तो उस तो उसका लास्ट रिजल्ट तो ये है ना कि x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो इसी टर्म में मैंने वैल्यूज पुट कर दी। ओके, मुझे लगा वो प्रोसेस। अब देखिए मॉड कैलकुलेट करना है, सो a mod is equals to रूट अंडर x component that is 1 तो उसका स्क्वायर, y component 2 and z component is 1, सो पूरी वैल्यू हो जाएगी √6। b mod कैलकुलेट कीजिएगा तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी 2 1 एंड -1, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 6। सो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b डिवाइड बाय mod ऑफ a mod ऑफ b। a डॉट b की वैल्यू आपको 3 है, इसकी वैल्यू √6 which is equals to 3 divided by 6 which is equals to 1/2 and cos इसकी वैल्यू 60 6। degree। तो
थीटा इज इक्वल टू 650। आलिया आपको समझ आया? यस सर। आसान था ना डॉट प्रोडक्ट, कोई मुश्किल तो नहीं यहाँ तक? नो सर। सर ओके देन यहाँ तक आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए चीज़ों को, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट डे इस पे बहुत सारे एप्लीकेशन सिखाऊंगा इसके, और कॉम्पिटिटिव में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। ओके देन